चलो गाइस, लेट अस नाउ हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स ऑफ दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखते हैं। जैसे देख लो स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके जरा थोड़ा सा पढ़ लो क्वेश्चन। जनरली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से सीधे साधे एग्जांपल्स होते हैं, और ये मेंस लेवल पे या मतलब एडवांस को छोड़ के बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें इनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। तो हैव अ लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन। सी, बड़ी सिंपल सी चीज है। ये कह रहे हैं कि मेरे पास, मान लो इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि मेरे पास दो आइडेंटिकल ब्लैक बॉडीज हैं, मतलब सरफेस एरिया बेसिकली बराबर है और कुछ नहीं है, और इन्होंने बोला है, और मास वगैरह भी ऑब्वियसली बराबर होगा। तो दो आइडेंटिकल ब्लैक बॉडीज हैं और ये बोला है कि इनके टेम्परेचर्स हैं दिस एंड दे आर प्लेस्ड इन सराउंडिंग्स ऑफ दिस मच, और ये बोल रहे हैं कि इनकी रेट ऑफ कूलिंग का रेशियो कितना होगा। तो यार मतलब आसानी है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। यू कैन सी कि रेट ऑफ कूलिंग हो जाता है सम कांस्टेंट इनटू टी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स। और ध्यान से देखो कि ये कांस्टेंट अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर, स्पेसिफिक हीट के ऊपर, सरफेस एरिया वगैरह के ऊपर डिपेंड करता था। नाउ यू नो वेरी वेल कि ये अगर दो बॉडीज आइडेंटिकल है तो उनके के भी सेम होंगे। और लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज है इसी को हम रेट ऑफ कूलिंग बोलते हैं। तो यू कैन इजीली सी कि रेट ऑफ कूलिंग्स का अगर आप रेशियो देखोगे तो ये टेम्परेचर डिफरेंस के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो कुछ है नहीं ज्यादा क्वेश्चन में। सराउंडिंग्स का टेम्परेचर दिया है आपको 300, तो एक हो जाएगा 310 माइनस 300, और दूसरे को सिमिलरली देखोगे तो ये हो जाएगा 330 माइनस 300, सो दैट विल बी समथिंग लाइक 1/3। रेट ऑफ कूलिंग अगर आप देखोगे तो 1/3 हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो चलो ये तो खैर बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन हो गया। देखते हैं थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। हैव अ लुक एट दिस सेकंड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन आप देख लो। ये क्वेश्चन ऐसा है जो मतलब अगर आप सारे के सारे इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ले लो और रेडिएशन वाले चैप्टर के अगर आपको चाहिए तो रेडिएशन वाले चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चंस आज तक, एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें रेडिएशन के मैक्सिमम क्वेश्चन उन्होंने इस छोटे से आइडिया के ऊपर पूछे इन्होंने। और ये और कुछ नहीं होता है, भी देखना है कि न्यूटन्स लॉ ऑलरेडी थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट लॉ है, ये उसका भी थोड़ा सा और अप्रॉक्सीमेट वर्जन बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन वो आप एक बार पहले पढ़ लो, फिर इसके बाद जरा इसको मिलजुल के सॉल्व करेंगे। देखो हमें पता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोलता है दैट रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस टी नॉट, वेयर के इज सम कांस्टेंट। अब इन्होंने आपको बेसिकली दिया है दैट देयर इज सम बॉडी और ये कूल कर रही है 71 से 69 डिग्री सेल्सियस 4 मिनट में। तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो जो चेंज इन टेम्परेचर है वो 2 डिग्री का टेम्परेचर चेंज हुआ है। 2 डिग्री का चेंज इन टेम्परेचर हुआ है और कितने टाइम में हुआ है? 4 मिनट में हुआ है। टाइम टेकन इज 4 मिनट्स। तो ये लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि ठीक है, वैसे तो रेट ऑफ कूलिंग अगर आप देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 71 था तो रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगा, जब ये टेम्परेचर 69 हो जाएगा तब रेट ऑफ कूलिंग थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर अगर वेरिएबल है तो रेट ऑफ कूलिंग वेरिएबल होगा, और कायदे से तो हमें इंटीग्रेट करके जो जो चीजें चाहिए वो निकालनी चाहिए यहाँ पे। लेकिन अगर मान लो सपोज बहुत जरा सा चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है और थोड़े से ही टाइम में हो रहा है, तो ये लोग यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। ये कह देते हैं कि ठीक है अगर ऐसा है तो dt को हम लिख देते हैं, थोड़ा सा चेंज इन टेम्परेचर है उसको बोल देते हैं डेल्टा टी, थोड़े से टाइम टेकन है अगर मान लो तो उसको बोल देते हैं ऐसा, और लेफ्ट हैंड साइड को चेंज कर दिया, राइट हैंड साइड को वैसे ही रहने देंगे। मतलब सी इट्स एन ओल्ड ट्रिक, यू नो वेरी वेल कि डिफरेंशिएशन को हम डेल्टा बाय डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो अब अगर मान लो सपोज ऐसा कर देते हो तो आप देखो इसमें जो सबसे पहला इन्होंने दिया है कंडीशन, इस कंडीशन को अगर हम यूज करते हैं तो चेंज इन टेम्परेचर हुआ था 2 डिग्री सेल्सियस, टाइम टेकन था 4 मिनट्स, राइट हैंड साइड आपका था कुछ इस तरीके से। इनफैक्ट राइट हैंड साइड में आप देख लो, राइट हैंड साइड में सराउंडिंग्स का टेम्परेचर तो मैं 20 डिग्री सेल्सियस डालने ही वाला हूं, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग तो ये था। और बॉडी का टेम्परेचर आप देखो, ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो हम टी की जगह डालेंगे वैसे तो। अब यहां प्रॉब्लम यही आती है कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर आप 71 डालोगे तो भी गलत है, 69 डालोगे तो भी गलत है, और वेरी वेरी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर आप इनके बीच का 70 डाल देते हो तो भी 100% सही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप अप्रोक्सीमेशन कर ही रहे हो कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरी नहीं हुआ है, 1-2 डिग्री वेरी हुआ है, तो देयरफॉर यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू डालना वैसे तो गलत है, वैसे तो कायदे से हमें इंटीग्रेट करना चाहिए। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बिटसैट वगैरह में कई बार पूछते हैं जिसमें आपको विद इन अ मिनट क्वेश्चन आंसर करना होता है, तो ऑब्वियसली
आप उसमें इंटीग्रेट करके लॉग में एक्सपोनेंशियल में जाके जब तक निकालोगे तब तक तो पूरा पेपर ही खत्म हो चुका होगा। तो देयरफॉर अ रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन इज दिस कि टेम्परेचर को आप अप्रोक्सीमेटली इसका एवरेज डाल दो या इसके बीच का कोई भी एक राउंड फिगर आप डाल दोगे तो चलेगा। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप इसको 70 डाल दोगे तो ज़्यादा गलत नहीं होगा। तो इफ़ यू डू दैट यू विल हैव -12 इज इक्वल टू के इंटू 50। इन अदर वर्ड्स आपको यहाँ से के मिल जाता है, के आ जाता है आपके पास -1/100। एंड रिमेंबर कि के एक पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट की वैल्यू आ गई समथिंग लाइक -1/100। ठीक है, एक चीज तो हमें मिल गई। अब ये सेम काम हम करते हैं दूसरी कंडीशन के लिए। यू कैन सी कि इन्होंने यहाँ पे आपको ये भी दिया है कि सेम ऑब्जेक्ट को अगर हम 32 से 28 डिग्री सेल्सियस कूल करेंगे, इस तरह की दूसरी कंडीशन भी दी है। तो अब दूसरी कंडीशन के लिए हम सेम रिजल्ट यूज करते हैं। तो दूसरी वाली कंडीशन में टेम्परेचर चेंज हो रहा है 4 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, तो ये हो गया 4। हमें नहीं पता टाइम टेकन कितना है, तो टाइम टेकन को हम डेल्टा टी रहने देते हैं। अब हमें पता है कि के की वैल्यू है -1/100 और यहां पे इधर आ जाएगा t माइनस टी नॉट। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे t माइनस टी नॉट। अब देख लो कि बॉडी का टेम्परेचर फिर वेरी हो रहा है, लेकिन फिर भी 32 से 28 जा रहा है। तो राउंड अबाउट अगर आप ऑन एन एवरेज अगर इसको 30 लिख देते हो तो चल जाएगा। और ये बात है। एंड इन केस यू आर फीलिंग बैड कि सर क्या ये तो साइंस इसलिए थोड़ी लिया था कि अपन कुछ भी करते रहेंगे, वी हैव टू बी लॉजिकल, वी हैव टू बी एक्यूरेट। तो नंबर 1 ऐसा कुछ भी नहीं है। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो आपको मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि इतना ज्यादा ओवर आइडियलिस्टिक होने से नुकसान होता है काफी। एज अ गुड इंजीनियर यू शुड नो व्हेन टू बी एक्यूरेट एंड व्हेन टू बी अप्रोक्सीमेट। आप हर जगह आइडियलिज्म लगा के काम नहीं चला सकते इंजीनियरिंग में। पॉइंट नंबर 1। So there is nothing wrong about approximation if the approximation is based properly, मतलब on proper rules, और सही तरीके से अगर आप करोगे तो कोई गलती नहीं है उसमें। हाँ, कुछ भी गड़बड़ करते रहोगे तो वो नहीं चलेगा। पॉइंट नंबर 1। एंड नंबर 2, स्टिल इफ यू आर नॉट कन्विंस कि सर ये सब तो बड़ा अप्रोक्सीमेट हो रहा है, तो भी 5 मिनट रुक जाओ। ये क्वेश्चन को तो आप ऐसे ही सॉल्व करो, लेकिन अभी हम देखेंगे कि ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है इसको इंटीग्रेट करके थोड़ा सा और ज्यादा एक्यूरेटली भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, वो भी अभी अपन देखेंगे। तो देयरफॉर ऐसा नहीं है कि हम एक्यूरेटली कर नहीं सकते इस वजह से हम जुगाड़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम कर ये भी सकते हैं, कर वो भी सकते हैं। बस बात वही है कि अगर 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो लंबे तरीकों से नहीं सॉल्व होगा। उसके लिए क्या करना होगा उसके ऊपर अपन फोकस कर रहे हैं। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे देखो तो अब कुछ बचा नहीं है इसमें ज्यादा। अगर आप माइनस माइनस भी कैंसिल कर दो तो यू विल हैव 4/Δt इज इक्वल टू 10/100, दैट्स लाइक 1/10। तो डेल्टा टी अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 40, और यूनिट्स आप देख लो थ्रू आउट इस पूरे के पूरे उसमें चल रही है मिनट्स, तो 40 मिनट। देयरफॉर 32 से 28 डिग्री सेल्सियस कूल होने में इसको पूरे शुद्ध 40 मिनट लगेंगे, विच इज अ नाइस अमाउंट ऑफ टाइम। बिकॉज आप ये देखो कि अगर आप ऐसा सोचते कि यार यहाँ 2 डिग्री सेल्सियस का कूलिंग हो रही है, तो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरने में अगर 4 मिनट लग रहे हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरने में कितना टाइम लगेगा? 8 मिनट लगना चाहिए वैसे तो। लेकिन आप देख लो कि ये ऐसे नहीं चलता है, 8 मिनट नहीं लग रहे हैं, उससे 5 गुना ज्यादा टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपने बड़ा टेम्परेचर ड्रॉप लिया है। पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये बड़ा टेम्परेचर ड्रॉप आपने तब लिया है जब बॉडी ऑलरेडी एक लेवल तक कूल हो चुकी थी, तो वो और धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। तो बेचारी धीरे धीरे भी ठंडी हो रही थी और आपने उससे इतना बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस मांग लिया, तो ऑब्वियसली भाई टाइम तो लगेगा ही वहां पे। ये बात है। तो ये फंडा है। ये एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी बात ये कि मैंने भी जब पहली बार देखा था तो आई वाज लाइक अमेज्ड कि यार ये क्या हेराफेरी चल रही है यहाँ पे। बिकॉज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ऑलरेडी अप्रोक्सीमेट है, उसके अंदर आप ये भी अप्रोक्सीमेशंस करते जा रहे हो। तो मैंने फिर उसके बाद एक बार आराम से 1 घंटा बैठ के इन सारे के सारे कैलकुलेशन को बिल्कुल एक्यूरेटली भी करके देखा, सीधा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से। उससे भी करके आई वाज सरप्राइज टू सी कि उससे भी करके ये आंसर कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं आता है। जो 40 मिनट्स का आंसर आ रहा है वो 39 आ जाएगा, 38 आ जाएगा, 41, 42 आ जाएगा। मतलब इससे आप मान लो कि ±2 मिनट्स और डिफरेंस आ जाएगा। और इससे ज्यादा मतलब 5-6% से ज्यादा का एरर इस तरीके से नहीं आता है। तो देयरफॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से नहीं, अगर आप एक्चुअली भी देखोगे तो इसमें कोई बहुत ज्यादा एरर अल्टीमेटली नहीं आता है। ऑल्दो अब ये सारे बड़े बड़े वेरिफिकेशन करना आपका काम नहीं है, बिकॉज उसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस लगे थे, इंटीग्रल्स बड़े बड़े लगे, तो दैट इज अ टीचर्स जॉब टू डू ऑल दैट वेरिफिकेशन। लेकिन अल्टीमेटली इन केस यू आर फीलिंग कि हमने कुछ ज्यादा ही अप्रोक्सीमेशन कर लिया है, तो यू आर फीलिंग इट करेक्ट, आपको बिल्कुल फील होना भी चाहिए। लेकिन मुझे भी फील हुआ था और मैंने इसको क्रॉस चेक करके यहाँ पे देखा हुआ है, सो यू कैन गो विद दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये ध्यान रखना कि न्यूटन्स लॉ को
अप्रोक्सीमेट करके इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और इन केस यू डोंट लाइक टू अप्रोक्सीमेट सो मच, आप थोड़ा सा और एक्यूरेटली जाना चाहते हो, तो मैं फिर अभी आपको और आगे लेके चलता हूं और मैं आपको दिखाता हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का इंटीग्रल फॉर्म। कुछ भी नहीं है, जो हमने देखा था उसको हम इंटीग्रेट करके कुछ निकालने वाले हैं और कुछ भी नहीं है। सी हमें ऑलरेडी मालूम है कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर है T, सराउंडिंग्स के टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा है, तो हमने देखा था कि रेट ऑफ कूलिंग वॉज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। ये होता था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, या अब आप बोल सकते हो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का डिफरेंशियल फॉर्म ये होता था। अब इसी को कुछ भी नहीं करने वाले हैं, हम इसे इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो देखो, इंटीग्रेट करने के लिए यू नो वेरी वेल वी विल पुट एप्पल्स विद एप्पल्स, ऑरेंजेस विद ऑरेंजेस। तो अब टेम्परेचर के साथ हम टेम्परेचर वाले टर्म को पुट करेंगे, तो ये आप देख लो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। ये कर दिया। अब दोनों साइड आप इंटीग्रल लगा दो, यू विल सी कि 1/x का इंटीग्रल तो आपका लॉग वाले फॉर्म में आ जाएगा, तो ln t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। और इंटीग्रेशन की लिमिट्स अब बड़े केयरफुली देखना, लिमिट्स आप देख लो कि ये जो ऑब्जेक्ट है, हमें नहीं पता कि टाइम t इक्वल टू 0 पे इसका कितना टेम्परेचर था, तो मान लेते हैं कुछ टेम्परेचर आपको गिवन था, तो ये मान लेते हैं कि टाइम t इक्वल टू 0 पे अपने इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर था लेट अस से T10। ठीक है, ध्यान से देखो कि T0 सराउंडिंग्स का टेम्परेचर है और T10 बॉडी का टेम्परेचर है इनिशियल टेम्परेचर। तो या चलो T10 अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको Ti कर देता हूं। ठीक है, इट विल बिकम क्लियरर, द नोटेशन विल बिकम क्लियरर। मैं इसको बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर बोल देता हूं और एक जनरल टाइम t के ऊपर कितना टेम्परेचर है वही निकालना हमारा टारगेट था। तो देयरफॉर ये बन जाती है आपकी इक्वेशन। अब इसमें लिमिट्स लगा दो, लिमिट्स लगा दोगे तो आपको मिल जाएगा ln t माइनस टी नॉट अपॉन Ti माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, यहां तक आपकी इक्वेशन पहुंच जाएगी और आप देख लो ऑलमोस्ट अपना काम हो गया। अगर हमें टेम्परेचर निकालना था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो बस इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो, आपका काम हो जाएगा। इफ यू डू दैट आपको टेम्परेचर मिल जाएगा टी नॉट प्लस ई रेस टू, नाउ यू कैन सी कि, या चलो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, लेट्स नॉट हरी अप टू मच। तो हमें अगर चाहिए टेम्परेचर, तो यू कैन सी दैट t माइनस टी नॉट विल बी इक्वल टू Ti माइनस टी नॉट इंटू ई रेस टू माइनस के टी, ये हो जाएगा। और हमें अगर टेम्परेचर चाहिए तो बस अब हो गया अपना काम, टी नॉट प्लस Ti माइनस टी नॉट ई रेस टू माइनस के टी। ये आपके पास रिजल्ट आ गया, जिसको आपको मेमोराइज नहीं करना है, बिकॉज ऑल्दो at a senior level when you are working more detail on this particular radiation thing, आपको आगे चल के मेमोराइज शायद करना पड़ जाए, लेकिन अभी इस लेवल पे आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। आप इस लेवल पे खाली ये नॉर्मल जो डिफरेंशियल फॉर्म होता है जो सारी बुक्स में दिया रहता है वो आप याद करके रखो। बस ये पता होना चाहिए कि आप इसको कैसे डिराइव करोगे, बिकॉज यू कैन इजीली सी कि डेरिवेशन भी 2-4 स्टेप्स की है, ज्यादा कोई लेंथी डेरिवेशन है नहीं, बट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये अब आपको थोड़ा सा और एक्यूरेटली मिल गया है टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो आप देखो कि अब जैसे अपना प्रीवियस क्वेश्चन जो था, प्रीवियस क्वेश्चन जिसमें हमने कुछ थोड़े ज्यादा ही अप्रोक्सीमेशन कर दिए थे, उसके ऊपर अगर आप आगे देखो तो आपको यही तो पूछा था ना इन्होंने कि भाई 32 से 28 डिग्री सेल्सियस पहुंचने में ये कितना टाइम लेगा, ये पूछा था इन्होंने आपसे। तो यही टेम्परेचर टाइम के साथ साथ कैसे वेरी हो रहा है, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। अगर आप वो सेम क्वेश्चन इस फॉर्मूले से करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, बट माय एडवाइस इज कि एक बार आप करने की मतलब इसको करने की कोशिश करके देख लो, एंड यू विल योरसेल्फ सी कि अगर आप इस फॉर्मूले को भी लगा दोगे, मान लो कहते हो कि नहीं सर चलो हमारी मेमोरी बहुत अच्छी है, हम अप्रोक्सीमेशन करने से अच्छा है फॉर्मूला याद कर लेंगे, तो भाई कर लो। इस फॉर्मूले से भी आप करके देखोगे तो देखना उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स आएंगे, ये एक्सपोनेंशियल वगैरह वाले कैलकुलेशंस काफी अटकेंगे, शायद आपको उसमें वापस जाके एक्सपोनेंशियल अप्रोक्सीमेशन करना पड़े, लेकिन एक्सपोनेंशियल अप्रोक्सीमेशन करोगे तो आप अल्टीमेटली वही कर रहे हो जो हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में एक्चुअली किया था। तो देयरफॉर बात यह है कि अगर मान लो सपोज ऐसा है कि टेम्परेचर का वेरिएशन थोड़ा ज्यादा होने लगता है, ऐसी सिचुएशन आती है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तो एप्लीकेबल है। ध्यान से सुनना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तो एप्लीकेबल है, दैट मींस कि बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा नहीं है। लेट अस से कि अगर बॉडी का टेम्परेचर लेट अस से 440 केल्विन है
सराउंडिंग्स का टेम्परेचर अगर मान लो 400 केल्विन है, तो यहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग चल जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पूछते हैं कि बताओ ये ऑब्जेक्ट 440 से लेट अस से 405 केल्विन तक ठंडा होने में कितना टाइम लेगा, तो आप ये देखो कि ये टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल होने की वजह से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तो चलेगा, लेकिन ये आप देख लो कि 40 डिग्री सेल्सियस में से अगर ये 35 डिग्री सेल्सियस तक कूल डाउन हो रहा है, तो 35 इज नॉट स्मॉल एज कंपेयर टू 40। तो देयरफॉर यहां पे चेंज इन टेम्परेचर को डेल्टा टी कर दो, मतलब इसको डेल्टा कैपिटल टी अपॉन डेल्टा स्मॉल टी करके, जैसा हमने पिछले एग्जांपल में किया था, वो इस तरीके से इस पर्टिकुलर केस में लगाना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। अगर हाँ यही होता कि 440 से लेटर से कि 438 या 436 डिग्री सेल्सियस में कितना टाइम लेगा, तो वो कर सकते थे जो पिछले एग्जांपल में किया था। लेकिन जैसे जैसे ये गैप बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे फिर आपको इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ये बात है। तो ये ध्यान रखना कि अब जैसे अगर जेईई एडवांस में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो पिछले एग्जांपल में जैसा बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा था वो नहीं पूछेंगे, वो कुछ इस तरह की चीज पूछेंगे, क्योंकि उनको यही चेक करना है कि भाई आपके अंदर कितना बड़ा इंजीनियर बैठा है। तो अगर आपको मान लो सपोज ये इस तरह का एक क्वेश्चन दे दिया जाए, विल गिव यू अ क्वेश्चन लाइक दैट इन अ शॉर्ट व्हाइल, लेकिन अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो उनको बेसिकली ये चेक करना है कि आप इसमें सही रूल लगाते हो या नहीं लगाते हो। इसमें अगर एक बंदा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से ही शुरू हो जाता है तो वो भी ठीक नहीं है, बिकॉज उसका मतलब है कि वो कुछ ज्यादा ही आइडियलिस्टिक है, वो सिंपल चीजों को ढूंढ करने के भी कॉम्प्लिकेटेड तरीके ढूंढ रहा है। तो अगर ऑब्वियसली स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से करोगे इस तरह का क्वेश्चन तो वो बहुत एक्यूरेट आएगा, लेकिन आधे % की एक्यूरेसी के लिए आप 20 गुना लंबा मेथड लगा दो, उसका भी कोई मतलब नहीं बनता है। दैट इज बैड इंजीनियरिंग। तो उनको ये चेक करना है कि कोई बंदा ओवर तो नहीं कर रहा है, और उन्हें फाइनली ये भी चेक करना है कि कोई बंदा इसको सिंपल पिछले प्रॉब्लम वाले तरीके से तो सॉल्व नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली उससे सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा गलत आंसर आएगा। आपको क्या करना है, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इस टाइप का रूल आपको यूज करना होगा। दैट्स बेसिकली द थिंग। बट वो अभी हम एक प्रॉपर क्वेश्चन बना के देखेंगे इस चीज के ऊपर। बट उसके पहले आप देख लो कि इस तरीके से अगर टेम्परेचर का टाइम के साथ साथ थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट आपको चाहिए कैसे वेरिएशन हो रहा है, तो वो आप देख सकते हो। वो इस तरीके से होता है, दिस इज नोन एज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और चाहिए तो लास्ट में इसका ग्राफ भी बना के देख लो, बड़ी सिंपल सी बात है। इसका अगर टेम्परेचर के वेरिएशन का टाइम के साथ साथ आप ग्राफ बना लोगे तो थोड़ी सी और अच्छी फील आ जाएगी। देखो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इनिशियली था Ti, और सराउंडिंग्स का टेम्परेचर T0 जो है ये इससे लोअर था, तभी ये कूलिंग कर रहा था। अब आप देखो कि अगर एक्सपोनेंशियल ग्राफ है तो ये टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली कम होगा, और एक्सपोनेंशियली कम होगा तो आप देख लो कि ये ग्राफ बनाओगे तो कुछ कुछ इस तरह से ग्राफ बनने वाला है। टेम्परेचर आपका एक्सपोनेंशियली कम होता जाएगा यूं। लॉन्ग टाइम बाद अगर आप देखो, अगर आप T टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हो तो e रेज टू माइनस इन्फिनिटी विल बी 0 इंटू दिस थिंग, दिस होल एक्सप्रेशन जिसको मैंने आउटलाइन कर रखा है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन T टेंड्स टू इन्फिनिटी के ऊपर 0 होगा, और तब बॉडी का टेम्परेचर T0 के बराबर हो जाएगा, सराउंडिंग्स के बराबर हो जाएगा। और रियल लाइफ में तो कन्वेक्शन वगैरह भी होता है, तो इट डजंट रियली टेक इनफाइनाइट टाइम। बट अगर आप थ्योरेटिकली देखो तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से बहुत लॉन्ग टाइम बाद बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। और बाकी अगर आप देखोगे तो ये एक्सपोनेंशियली आपका कूलिंग होती है, ये बात है। तो ये तो खैर इंटीग्रल फॉर्म होता है। और बाकी अब आगे चलेंगे, और आगे मैं इस पे इसकी आपको थोड़ी सी एप्लीकेशन वगैरह जैसा मैं दिखा रहा था वैसे एक आध एप्लीकेशन लेके दिखाता हूं। चलो लेट अस हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। पॉज कर दो वीडियो को पॉज करके जरा आप एक बार क्वेश्चन देख लो। और वैसे तो एग्जाम में मैंने बोला था कि ये फॉर्मूला याद करके नहीं जाना है, बट अभी अपने रेफरेंस के लिए मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख के भी दे दिया है, आपको आंसर भी दिया है नीचे। तो अगर आप खुद से अटेम्प्ट करके आंसर मैच करना चाहते हो खुद से, तो एब्सोल्युटली दैट्स वेरी नाइस, आप वो भी करके देख लो। बट बाकी मैं एक बार जरूर क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कैसे इसको टैकल करना है। और अगर इनको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जेईई एडवांस में क्वेश्चन देना है तो वो मोस्टली आपको पिछले एग्जाम्पल जैसा नहीं देंगे, वो आपको कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल देंगे जिसमें काफी अच्छे से कंसेप्ट लगने वाले हैं सारे अपने। तो देखते हैं। सबसे पहली चीज देखो कि पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगेगा भी या नहीं लगेगा, और वो लगाएंगे, बिकॉज अगर वो नहीं लगेगा तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत मैथमेटिकल हो जाते हैं, वो फिर एक 3 आवर एग्जामिनेशन में पूछने लायक क्वेश्चन बचता नहीं है। तो वो आप देख लो कि 440 केल्विन से ऑब्जेक्ट ठंडा हो रहा था, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर 400 है, तो यू कैन सी दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तो चलेगा, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो यही क्वेश्चन तो चलेगी, पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, पहला जो इन्होंने डेटा दिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट कूल्स
टू 439 केल्विन इन फर्स्ट 2 मिनट्स, ये दिया इन्होंने। अब आप देखो कि 439 मतलब कि 1 केल्विन कूल हुआ है। अब आप देख लो कि 1 केल्विन की कूलिंग तो स्मॉल ही है, तो ये जो पहली लाइन इन्होंने दी है, ये पहली लाइन में हम वो काम कर सकते हैं जो हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था। सी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो डिफरेंशियल फॉर्म था वो था रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस टी नॉट। अब ये वैसे तो हम नहीं लगाते, एक लंबे कूलिंग के लिए तो नहीं लगाते, लेकिन अगर ये एक ही केल्विन की कूलिंग करवा रहे हैं 2 मिनट में, तो इसके लिए तो हम ये लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस डिफरेंशियल फॉर्म को लगा के हम के का वैल्यू निकालेंगे। ये जो उन्होंने पहली लाइन दी है, ये आपको इसलिए दी है ताकि आप के की वैल्यू बड़े आराम से निकाल लें। तो देयरफॉर आप देखो कि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो आप देख लो, चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा आपका 439 हुआ है फाइनल और ये हुआ है 440 इनिशियल। तो अगर यहाँ पे प्लस माइनस साइन का भी थोड़ा सा सही तरीके से ध्यान रखा जाए तो चेंज इन टेम्परेचर हुआ है -1। पिछली बार कोई फर्क नहीं पड़ रहा था तो मैंने उसको 1 ही डाल दिया था, मतलब साइन को नेग्लेक्ट कर दिया था और के को नेगेटिव निकाल दिया था। लेकिन यार मुझे के का प्रॉपर साइन चाहिए, तो आई हैव टू मेक श्योर दैट आई डू एवरीथिंग वेरी सिस्टमैटिकली। तो देयरफॉर डेल्टा टी इज दिस थिंग, टाइम टेकन है आपका 2 मिनट, तो आप देख लो, और t माइनस टी नॉट। अब t की जगह आप देख लो, t की जगह 440 माइनस 439, मतलब इनका एवरेज टाइप का लेना होता है वैसे तो, लेकिन अब 439.5 लेने का कोई मतलब नहीं है, आप इसको अप्रोक्सीमेटली 440 ले लोगे तो भी चल जाएगा। तो ये 440 कोई मैं फेयर करके लिखता हूं यहाँ पे, तो 440 माइनस 400 अप्रोक्सीमेशन कर ही रहे तो आप उसको 439.5 लो, उससे कोई फायदा नहीं है। तो आप देख लो कि k की वैल्यू अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली k की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड से चला जाएगा 40, तो 2 इंटू 40 बोले तो 80। ठीक है, ये तो एक चीज आ गई आपके पास k की वैल्यू। तो k की वैल्यू आ गई और उसमें टाइम वाइम आप देख लो, ऑटोमेटिकली जो टाइम है वो मिनट्स के अंदर, ये टेम्परेचर आपका केल्विन में है, ये आपके यूनिट्स है। अब इस k को हम यूज करेंगे कहां पे, इस k को हम अपने इस वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर हम इस k को यूज करने वाले हैं। और अब अगला जो कंडीशन दिया है इन्होंने, टर्म दिया है, वो दिया है आपका ऐसा कि हमें टेम्परेचर चाहिए 5 आवर 20 मिनट्स के बाद। अब 5 आवर 20 मिनट्स का मतलब है कि जो टाइम आपका बीत गया है वो 320 मिनट्स का टाइम बीत गया है। अब ना यू कैन इजीली सी कि 320 मिनट काफी होता है, 2 मिनट स्मॉल होता था बट 320 मिनट काफी होता है। तो ये 320 मिनट के इंटरवल में अगर आप ये रूल लगाने की कोशिश करोगे तो शायद बहुत ठीक नहीं आएगा। चलो मान लो आप कहते हो कि नहीं सर हम तो लगा देंगे, तो एक बार चलो लगा के देख लेते हैं कि अगर मान लो इसी तरीके से जो काम करते थे इसी को हम यहाँ पे वापस लगा देते हैं, सपोज करके देखते हैं एक बार, तो यू विल सी कि 320 मिनट बाद हमें नहीं पता कि कितना टेम्परेचर हो जाएगा, तो मान लेते हैं टी हो जाएगा और इनिशियल टेम्परेचर था 440, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 320 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय टी माइनस टी नॉट। अब टी माइनस टी नॉट का क्या करेंगे, चलो 440 माइनस 400 ही कर देता हूं अप्रोक्सीमेटली, वैसे भी अभी देखना इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, बट चलो कर लेते हैं। अगर मान लो इस तरीके से, तो यू विल सी कि ये हो जाएगा आपका समथिंग लाइक 440 माइनस टी इज इक्वल टू 40। तो टी अगर आप देखोगे इस तरीके से कैलकुलेट करके, तो टी कुछ आपका आता है 440 माइनस 40 विच इज लाइक 400 केल्विन। एंड नाउ यू कैन इजीली सी राइट एट द फर्स्ट ग्लांस कि ये तो ठीक नहीं है, बिकॉज बिल्कुल सराउंडिंग के टेम्परेचर पे आने में तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से इनफाइनाइट टाइम लगना चाहिए था, तो ये तो ठीक बिल्कुल नहीं लग रहा है। और अब अगर मान लो सपोज उसको जरा सही तरीके से करते हैं, तो वो सही तरीके से कैसे किया जाएगा वो देखते हैं। चलो देखो, सही तरीके से कोई बड़ी बात नहीं है, हमें ये पता है कि हमें इस इक्वेशन को यूज करना है, और इस इक्वेशन को यूज करने का मतलब है कि अब आप देखो फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू, रिमेंबर टी नॉट वॉज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स, ये है 400, टी आई माइनस टी नॉट अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 440 माइनस 400। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 40 ई रेज टू माइनस के टी। अभी के टी की वैल्यू में जरा पुट करता हूं, तो 400 प्लस 40 इंटू, नाउ के है आपका 1/8 और टाइम टेकन आपको दिया है मिनट्स के अंदर ही सब ले रहे हैं, तो 320। तो ये हो जाएगा ई के पास
320 डिवाइडेड बाय 80, तो ये आप देख लो, ये हो जाएगा 400 e टू द पावर यू विल सी -4। ये आपके पास आ जाएगा टेम्परेचर, ये चीज़ है। ठीक है, तो टेम्परेचर आपके पास आ जाएगा इतना, और इसको चाहिए तो ठीक है थोड़ा बहुत और घुमा के लिख लो फिर आके कि 400 प्लस 40 बाई e⁻⁻4, एंड यू कैन इजिली सी कि किसी भी हालत में ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 400 केल्विन से तो ज़्यादा ही होगा, और वो आ भी रहा है 400 के ऊपर थोड़ा सा टेम्परेचर आएगा इतना, एंड यू कैन इजिली सी, मैंने डिनोमिनेटर में -4 लिख दिया, लेट मी जस्ट करेक्ट इट, डिनोमिनेटर में सिंपल 4 होगा, तो e⁻⁴ इज समथिंग लाइक 2.7⁴, अगर आप देखोगे उसको 40 के डिनोमिनेटर में डालोगे तो दिस विल नॉट बी अ वेरी लार्ज नंबर, 1 से भी शायद छोटा आएगा ये, लेकिन फिर भी 400 के ऊपर ये हल्का सा रहेगा। तो अगर मान लो आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं दैट व्हाट विल बी द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग एट आफ्टर 320 मिनट्स, तो जो डिफरेंस होगा वो ये होगा। अब अगर हम प्रीवियस अप्रोच से जाते तो डिफरेंस 0 आ जाता, 0 के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो हर नंबर बड़ा होता है, तो 0 के कंपैरिजन में ये डिफरेंस काफी लार्ज होगा। तो देयरफॉर अगर कहीं आपको थोड़े से और प्रिसाइज कैलकुलेशंस करने हैं तो आप इस इंटीग्रल फॉर्म को यूज कर सकते हो, एंड यू कैन इजीली सी कि ये इंटीग्रल फॉर्म कई जगहों पे आपको ऐसे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा जहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तो एप्लीकेबल है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कि बॉडी को ठंडा होते होते काफी टाइम हो गया, उसका टेम्परेचर सराउंडिंग्स के आसपास आना शुरू हो गया, तो ऐसे केसेस में अगर आप देखोगे तो इंटीग्रल फॉर्म आपका ज्यादा बेटर पड़ेगा एज कंपेयर टू डिफरेंशियल फॉर्म। लास्टली, अगर मान लो सपोज कोई ऐसा क्वेश्चन होता है, इसी क्वेश्चन में बस खाली एक वैल्यू चेंज कर देता हूं, ये चेंज करके 200 केल्विन कर देता, तो इस प्रॉब्लम में जो भी हमने किया है वो सब फिर गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि अगर ये 200 केल्विन है तो आप देख लो कि यहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ही नहीं चलेगा। आपको राइट, यू विल हैव टू स्टार्ट राइट फ्रॉम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और वहां से इंटीग्रेट करते करते आना होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंटीग्रल इस लेवल पे अगर आप देखोगे तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो हम उसमें जाएंगे नहीं। लेकिन अल्टीमेटली अगर इंटीग्रल हटा दो तो कंसेप्चुअली वो भी कुछ टफ नहीं है, बट इंटीग्रल टफ होने की वजह से वो जेई लेवल पे कभी भी उसको देंगे नहीं, तो मैक्सिमम जो आपको देंगे वो ये देंगे जो अभी मैंने आपको करवाया है। सो दिस इज हाउ वी यूज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, डिफरेंशियल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म सब हमने देख लिया, और उसको किस किस तरीके से यूज करनी है, करना है, ये सारी चीजें हमने न्यूटन्स लॉ में अभी देख ली है। चलो भाई, रेडिएशन में इतनी सारी थ्योरी और देखने के बाद अब नाउ इट इज टाइम टू हैव अ लुक एट सम इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस। जैसे रेडिएशन की एक बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है जिसमें अपन देखते हैं कि अगर मेरे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं और उनके बीच में कोई मटेरियल वगैरह नहीं है, वैक्यूम है लेट्स से, उनके बीच में कंडक्शन कन्वेक्शन कुछ भी नहीं हो सकता है, तो दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में किस तरीके से रेडिएशन की वजह से हीट फ्लो होता है ये हम देखने वाले हैं। और ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप इसमें, अगर मान लो सपोज आप हाई ग्रेड वैक्यूम फ्लास्क वगैरह बना रहे हो। जैसे एक तो वो होता है कि सिंपल थर्मस बनाते हैं, जैसे अगर आप एक थर्मोकोल की शीट लगा दो हर तरफ से तो उसमें अच्छा खासा इंसुलेशन वैसे ही हो जाता है, लेकिन थर्मोकोल की शीट अगर आप देखोगे तो वो अल्टीमेटली है तो मटेरियल, थोड़ा बहुत थर्मल कंडक्शन तो होगा ही। मान लो अगर आपको कोई ऐसा कंटेनर बनाना है जिसके अंदर आपको क्रायोजेनिक लिक्विड्स स्टोर करने हैं, क्रायोजेनिक लिक्विड्स मींस वेरी हाईली सुपर कूल्ड लिक्विड यू कैन रफली से, तो उसमें अगर आप मान लो सपोज थर्मोकोल की शीट वाला भी थोड़ा बहुत कंडक्शन रखोगे तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि अगर बहुत अच्छे आपको कंटेनर्स बनाने होते हैं जिसमें बहुत अच्छा थर्मल इंसुलेशन हो जाए, तो ये इस तरीके से करते हैं कि ये 2 लेयर्स लेते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं बट अभी शुरू शुरू में मान लो 2 लेयर्स लेते हैं, और 2 लेयर्स के बीच में कोई मटेरियल नहीं छोड़ते, बिकॉज कोई भी मटेरियल छोड़ोगे तो उसकी कुछ ना कुछ थर्मल कंडक्टिविटी तो होगी, स्मॉल होगी लेकिन कुछ ना कुछ होगी। वैक्यूम की अगर आप देखो तो कोई कंडक्टिविटी होती नहीं है, देयर कैन बी नो थर्मल कंडक्शन और कन्वेक्शन, तो ये इनके बीच में से वैक्यूम करके सारी की सारी एयर एज फार एज पॉसिबल निकाल देते हैं, और इस तरीके से ये कंडक्शन और कन्वेक्शन को तो एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके बीच में भी अगर आप देखोगे तो रेडिएशन की वजह से थोड़ा बहुत हीट फ्लो होता है, और ये हम देखने वाले हैं कि अगर इस तरीके से पैरेलल प्लेट है, चाहे आप ऐसे पैरेलल प्लेट मान लो चाहे ऐसे पैरेलल प्लेट मान लो, हम ये देखने वाले हैं कि इस तरह की अगर पैरेलल प्लेट्स वाले सिस्टम्स हैं जो बॉक्सेस वगैरह बनाने में काम आते हैं, तो इसमें किस तरीके से कितना हीट फ्लो होता है ये अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, परफेक्टली ब्लैक मान लेंगे हम दोनों को, और इनको मैंने एक टेम्परेचर T1 और T2 के ऊपर मेंटेन कर रखा है, T1 बीइंग ग्रेटर देन T2।
ये जो प्लेट्स बनाते हैं, जो बॉक्सेस बनाते हैं इससे, वो इस तरह के होते हैं कि इन प्लेट्स के बीच में बहुत स्मॉल डिस्टेंस रखते हैं ये। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये हम मानेंगे कि स्मॉल है। किसके कंपैरिजन में? प्लेट का जो डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ तो खैर कुछ है नहीं ज़्यादा, लेंथ है, हाइट वगैरह जो है, इसके कंपैरिजन में मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस आपका स्मॉल है। अब देखो, और ध्यान रखना कि जितने भी एग्जाम में बुक्स में आपको पैरेलल प्लेट वाले क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें वो मेंशन करे या ना करे, आपको ये अज्यूम करके चलना है कि प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा स्मॉल है। तो अभी आगे देखते हैं कि खेल क्या है अपना। टेम्परेचर्स मान लो हमने T1 T2 मेंटेन कर लिए हैं। ये जो प्लेट्स हैं इनका जो एरिया है, एक साइड का जो एरिया है, ये एरिया मान लो A है। अब आप देखो पहली एक चीज, लेफ्ट वाली प्लेट को देखो। लेफ्ट वाली प्लेट यहां से भी हीट रेडिएट करेगी, यहां से भी हीट रेडिएट करेगी। अब हमें बेसिकली ये देखना है कि इधर से इधर कितना हीट फ्लो हो रहा है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैंने क्रायोजेनिक लिक्विड स्टोर करके रखा है और ये एटमॉस्फेयर है, तो हमें मेनली तो इससे मतलब होगा कि एटमॉस्फेयर से यहाँ पे कितनी हीट जा रही है, हमें मेनली इस चीज से मतलब है। हमें इस चीज से मतलब नहीं है कि ये कंटेनर की आउटर वॉल एटमॉस्फेयर में कितना टेम्परेचर या हीट रेडिएट कर रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो देयरफॉर फॉरगेट अबाउट दिस फेलो, ये तो यूजलेस है। हमें मतलब है इस हीट से जो यहां से रेडिएट होती है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, अगर इधर से आप देखोगे तो इस पावर को या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को हम P1 बोलते हैं, और ये हो जाएगी आपकी सिग्मा A इंटू T1⁴। ठीक है, ये हीट फ्लो करेगी ऐसे। सिमिलरली जो दूसरी सरफेस है वालों के, ये वाली जो सरफेस है, इस सरफेस से जो पावर रेडिएट होगी वो तो खैर हो जाएगी इतनी, दैट इज ओके। और कुछ पावर इसमें से रेडिएट होके बाहर के साइड में जाएगी। इस बाहर के साइड में जाने वाली पावर को हम नेग्लेक्ट करने वाले हैं, बिकॉज यू कैन सी दैट एक्चुअली इस तरह की प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है, लाइक 1 मिलीमीटर या कई बार उससे भी कम डिस्टेंस होता है। तो ये थोड़ी बहुत इधर उधर जो वेस्टेज होती है इसको हम साइड के जो इफेक्ट्स होते हैं, एज इफेक्ट्स बोलते हैं, इसको हम जनरली नेग्लेक्ट करेंगे। तो देयरफॉर सारी की सारी पावर जो सरफेस नंबर 1 रेडिएट करती है, ये हम कहेंगे कि सरफेस नंबर 2 के ऊपर गिरने वाली है। तो लेफ्ट से राइट हीट फ्लो हो रहा है, और ये वाला जो पावर है ये हीट फ्लो के तो डायरेक्शन में है। लेकिन अब आप देखो कि जो दूसरी सरफेस है, इसको मैं ग्रीन कलर से दिखाता हूं, ये दूसरी सरफेस भी कुछ ना कुछ पावर रेडिएट करेगी। अब ये भी जो पावर अंदर रेडिएट करती है उससे हमें मतलब नहीं है, बिकॉज अंदर तो लिक्विड भरा ही हुआ है। लेकिन जो पावर ये प्लेट बाहर रेडिएट करेगी, ये वाली, ये पावर अगर आप देखोगे तो ये वापस जाएगी। सी वी वांट कि हीट ऐसे जो फ्लो हो रही है इसको अपने को निकालना है। तो ये ग्रीन वाली जो बैक पावर फ्लो है, हीट फ्लो है, ये हो जाएगा सिग्मा A इंटू T2⁴, और ये P1 में से सब्ट्रैक्ट होगा। ऑब्वियसली P1 विल बी ग्रेटर, तो देयरफॉर नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट विल बी राइटवर्ड्स ओनली। लेकिन जो P2 है उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करके नेट हीट फ्लो निकालना होगा। तो नेट थर्मल करंट जिसको हम बोलते हैं, नेट पावर बोल दो, नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बोल दो, नेट थर्मल करंट बोल दो, सबका एक ही मतलब है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा A T1⁴ माइनस T2⁴। तो पहली चीज इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर दो प्लेट्स के बीच में आप बिल्कुल वैक्यूम भी कर देते हो, तो कई बार लगता है बच्चों से, अगर आप किसी छोटे बच्चे से पूछोगे तो वो बोलेगा कि यार बिल्कुल वैक्यूम ही कर दिया है, तो इनके बीच में मीडियम ही नहीं बचा है, हीट फ्लो ही नहीं होगी। ऐसा नहीं है। उस केस में भी अगर आप देखोगे तो रेडिएशन की वजह से हीट डेफिनेटली फ्लो होती है, एक बात। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सिग्मा भाई जो है अपने, ये बहुत स्मॉल होते हैं, 10⁻⁻8 के ऑर्डर का होता है। तो उस वजह से अगर आप देखोगे तो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट काफी स्मॉल होता है। ठीक है, ये मैं मानता हूं कि टेम्परेचर्स बड़े बड़े होते हैं, पर उनका डिफरेंस ले रहे हैं अल्टीमेटली। सारे फैक्टर्स मिला के अगर ये डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है तो हीट फ्लो आपका कम से कम कंडक्शन और कन्वेक्शन के मुकाबले अगर आप देखोगे तो काफी कम हीट फ्लो होता है। लेकिन ये एक छोटी सी चीज कि इसको नोट कर लो अपने नोट्स में अच्छे से, बिकॉज ये मतलब मेमोराइज नहीं करना है, लेकिन ये अभी आगे चल के यूज होने वाली है। तो ये आपका हीट फ्लो होता है फॉर अ सिचुएशन जहां पे दो प्लेट्स हैं और उनके बीच में हमने वैक्यूम कर दिया है। आगे हम देखेंगे कि अगर आप मान लो एज एन इंजीनियर इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हो, ये चीज एक्चुअली स्मॉल होती है वैसे तो, लेकिन इंजीनियर्स आर काइंड ऑफ एम्बिशियस पीपल, तो उन्होंने कुछ तरीके निकाले जिससे इस चीज को भी और रिड्यूस करना पॉसिबल होता है। तो वो हम आगे देखेंगे कि इसको और किस तरीके से ये लोग रिड्यूस करते हैं। लेट अस सी। देखो, ये जो हीट फ्लो हो रहा था इसको और रिड्यूस करने का एक लकीली बहुत बड़ा सिंपल सा तरीका होता है।
आपके पास आउटर प्लेट थी और ये इनर प्लेट थी, दोनों को मैंने टेम्परेचर T1 T2 पे मेंटेन करके रखा था। आपको सिर्फ इतना सा काम करना होता है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक प्लेट को आप और इंट्रोड्यूस कर दो। ऐसे दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में एक प्लेट और लगा दो, एवरीवेयर देयर इज वैक्यूम, बस एक प्लेट यहां पे आप और लगा दो। और अभी देखना कि ये बीच में एक प्लेट लगाने से जो टेम्परेचर है, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है ओवरऑल, ये कुछ कम हो जाएगा। अब कैसे कम हो जाएगा मैं आपको दिखाता हूं। देखो सी, लेट अस से कि अगर ये वाला जो टेम्परेचर था ये 400 केल्विन था, ये टेम्परेचर 200 केल्विन था, तो ऑब्वियसली बीच वाली जो प्लेट है वो अगर इन दोनों से इन्फ्लुएंस हो रही है तो उसका टेम्परेचर कुछ 400 से कम होगा, लेकिन 200 से तो ज्यादा होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि बीच वाली जो प्लेट है उसका टेम्परेचर हो जाता है मान लो T। नोट केयरफुली कि बीच वाली प्लेट का टेम्परेचर मैं अपने साइड से कुछ भी मेंटेन नहीं कर रहा हूं, मैं खाली T1 और T2 मेंटेन करके बैठा हूं। अपने आप इन दोनों के हिसाब से बीच वाली प्लेट का कुछ टेम्परेचर आ जाएगा। स्टेडी स्टेट में मान लेते हैं कि ये हो जाएगा T। अब आप देखो सरफेसेस को मैं बोल देता हूं 1, 2, 3 और 4। 1 और 2 के बीच में हीट फ्लो होगा। 1 अगर आप देखो तो हीट रेडिएट करेगा ऐसे, 2 इसमें से कुछ वापस करेगा, कुछ कैशबैक आएगा। तो 1 और 2 का जो पावर रेडिएटेड होगा उसका डिफरेंस अगर आप देखोगे तो ये थर्मल करंट होगा। सिमिलरली 3 और 4 का जो रेडिएशन होता है उसके बीच का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो ये हीट फ्लो होगा, ये थर्मल करंट होगा। एंड फर्दर यू कैन सी कि स्टेडी स्टेट में सिंस द टेम्परेचर ऑफ द मिडिल प्लेट इज कांस्टेंट, यू कैन से कि मिडिल प्लेट जितना हीट रिसीव कर रही है उतना ही हीट आगे भी भेज रही होगी। तो ये जो दोनों थर्मल करंट है जिनको भी मैंने ग्रीन कलर से मार्क कर रखा है, ये दोनों थर्मल करंट तो अल्टीमेटली आपके इक्वल होने चाहिए। और ये थर्मल करंट को मैं बोल देता हूं I, मैं मार्क कर देता हूं। ये जो दोनों थर्मल करंट्स हैं इनको वैसे तो मैं अभी I1 I2 लिख देता हूं, लेकिन अल्टीमेटली ये I1 I2 दोनों फाइनली इक्वल ही होने वाले हैं, तो इन दोनों को मैं फाइनली I से डिनोट करूंगा। और बाकी देखो 1 और 2 के बीच में अगर आपको थर्मल करंट चाहिए तो आप देख लो कि सरफेस 1 जितना पावर रेडिएट कर रही है ये है सिग्मा A T1 रेज़ टू 4, 2 इसमें से कैशबैक दे रहा है सिग्मा A T रेज़ टू 4। तो 1 और 2 के बीच का हीट फ्लो तो ये हो गया। सिमिलरली 3 और 4 के बीच में आप देखो 3 का टेम्परेचर है कैपिटल T, तो 3 जो पावर रेडिएट करेगा ये हो जाएगा सिग्मा A T रेज़ टू 4, और इसमें से T2 कुछ कैशबैक देगा और ये कैशबैक हो जाएगा सिग्मा A T2 रेज़ टू 4। और फर्दर हमें मालूम है कि ये I और I तो दोनों I1 I2 तो दोनों इक्वल ही है। अब मान लो सपोज मैं इन दोनों इक्वेशंस को भी देखना, मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने वाला हूं, तो मैं चलो कर ही देता हूं ऐड, इन दोनों इक्वेशंस को भी ऐड कर देते हैं। तो आप देख लो कि अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे तो हमारा काम हो जाएगा, बिकॉज हमें इस चीज से मतलब था कि ये I कितना होगा। तो अब आप देख लो कि अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर देते हो तो यू विल गेट 2I इक्वल टू, ये दोनों के दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, सिग्मा A T1 रेज़ टू 4 माइनस T2 रेज़ टू 4। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी और बस इस 2 को नीचे लेके आ जाओ, तो सिग्मा A T1 रेज़ टू 4 माइनस T2 रेज़ टू 4 का हाफ। अब आप देखो, अब ध्यान से देखो कि ये इक्वेशन जो अपने पास आ गई है, ये इक्वेशन बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है। इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका थर्मल करंट था। उस केस में जब हमने बीच में एक प्लेट नहीं लगाई थी, ओरिजिनल थर्मल करंट था, तो ओरिजिनल थर्मल करंट सीधे सीधे आधा हो गया है, विच इज गुड, बिकॉज एफिशिएंसी अगर आप देखोगे तो आपके सिस्टम की सीधे डबल हो गई है। तो थर्मल करंट बिल्कुल आधा हो जाएगा। आपको खाली एक काम करना है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं करना है, थर्मल करंट बिल्कुल आधा हो जाएगा अगर आप क्या करो, सिंपली बीच में आप एक प्लेट लगा दो इस तरीके से। और इसी तरीके से एक की बजाय अगर आप 2, 3, 4 प्लेट्स लगा देते हो तो थर्मल करंट और कम होता जाता है। बट सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखना कि एक प्लेट लगाने से थर्मल करंट कुछ ना कुछ कम हो जाता है। और बाकी कभी कभी आपको ये भी पूछते हैं कि भाई बता दो जरा बीच वाली प्लेट का टेम्परेचर कितना होगा, तो वो भी निकाल सकते हो। इन दोनों इक्वेशंस को आप सिंपली ऐड मत करो, आप इन दोनों इक्वेशंस को चाहिए तो सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये I1 I2 तो इक्वल है, ये कैंसिल हो जाएंगे और आपको बीच वाली प्लेट का टेम्परेचर मिल जाएगा। तो जरा देख लो, अगर मान लो सपोज इसमें सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप देख लो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों अगर आप देखोगे तो ये ऐड हो जाएंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 सिग्मा A T रेज़ टू 4
प्लस आपको मिल जाएगा, रादर प्लस नहीं माइनस सिग्मा ए T1⁴ प्लस T2⁴ 2 -1 कर दोगे, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर दोगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। और बस अब आप देख लो कि इसमें अगर सिग्मा विग्मा कैंसिल कर देते हो, एरिया भी कैंसिल हो जाएगा, तो T⁴ विल बी इक्वल टू T1⁴ प्लस T2⁴ अपॉन 2। ये भी एक छोटा सा रिजल्ट है जिसके ऊपर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ चुके हैं एग्जाम में प्रीवियसली, तो ये रिजल्ट आपको याद नहीं करना है, लेकिन दीज आर वन ऑफ दोज रिजल्ट्स जो अपने आप माइंड में चिपक ही जाते हैं, अपने आप याद ही हो जाते हैं। तो ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपके पास आ जाता है कि जो बीच वाली प्लेट है उसका जो टेम्परेचर होगा, कई बार लगता है कि बीच वाली प्लेट का टेम्परेचर दोनों टेम्परेचर्स का एवरेज हो जाएगा, T1 प्लस T2/2 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जरूर बोलता हूं कि अगर ये 400 है, ये 200 है, तो ये 400 और 200 के बीच में कहीं लाई करेगा, लेकिन एग्जैक्टली 300 नहीं होगा। ये फोर्थ पावर का एक तरीके से आप एवरेज लेके देखोगे तो आपको बीच वाली प्लेट का टेम्परेचर मिल जाएगा, ये बात है। सो दैट इज बेसिकली द थिंग। तो दो बातें इसमें ये लोग कई बार, मतलब ये दो चीजें हैं जो पूछ सकते हैं। एक तो ये पूछ सकते हैं कि प्लेट लगाने से थर्मल करंट का क्या होगा, तो ये बहुत आसान है, ये याद रखना कि प्लेट लगाने से थर्मल करंट, एक प्लेट लगाने से थर्मल करंट आधा हो जाता है। और दूसरी चीज, अगर आपको ये निकालना है कि बीच वाली प्लेट का टेम्परेचर कितना होगा, तो टेम्परेचर के फोर्थ पावर का एवरेज अगर आप लोगे तो ये आपको मिल जाएगा। बट अगेन इसमें अगर आप बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं भी रखना चाहते तो यू कैन इजीली सी कि बड़े सिंपल से कैलकुलेशंस हैं, इनको रिपीट करके यू कैन कैलकुलेट दीज थिंग्स फ्रॉम बेसिक्स ऑल्सो। और लास्टली इसी का एक जनरलाइज वर्जन भी होता है, वो भी रिजल्ट आप चाहो तो मैं आपको बता देता हूं वैसे तो, बट आप चाहो तो बड़े आराम से खुद से डिराइव भी कर सकते हो। अगर मान लो मैं ऐसा करता हूं कि दो प्लेट्स तो रखी है मैंने, T1 और T2 वाली, लेकिन बीच में मैंने एक प्लेट नहीं रखी है, बीच में मैंने 2 3 4 ऐसी ऐसी अगर n प्लेट्स रखी है, ठीक है। तो अगर मान लो दो प्लेट्स के बीच में मैं अगर n एडिशनल प्लेट्स रखता हूं, उस केस में क्या होता है, देखो वैसे कुछ खास नहीं होगा। अगर n प्लेट्स भी रखोगे तो इस तरीके से आप बहुत सारी इक्वेशंस लिखोगे, n+1 इक्वेशंस लिख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। एक प्लेट के केस में आपको 2 इक्वेशन लिखनी पड़ी थी, अगर एक प्लेट और बढ़ाते हो तो आपको एक इक्वेशन और लिखनी पड़ेगी, अगर n प्लेट्स कर देते हो तो आपके पास ऐसी ऐसी n+1 इक्वेशंस आ जाएगी। और उन n+1 इक्वेशंस को ऐड वैड करके घुमा फिरा के यू कैन इजीली चेक, ये आपको खुद चेक करके देखना है कि अगर आपके पास n प्लेट्स हैं बीच में, तो उसके लिए जो थर्मल करंट होता है वो ओरिजिनल थर्मल करंट से n+1 टाइम्स कम हो जाता है। तो ये ध्यान रखना कि नीचे 2n नहीं आ जाएगा, नीचे n+1 आ जाता है। और अगर n का वैल्यू 1 है तो आप चेक करके देख लो, ये रिजल्ट आपका वापस आ रहा है। और अगर आपने ऐसी ऐसी n प्लेट्स लगा दी है, तो n प्लेट्स लगाने के बाद थर्मल करंट आपका n+1 टाइम्स कम हो जाता है। ये रिजल्ट फिर भी अगर आप चाहो तो याद कर लो, अच्छा रिजल्ट है, बिकॉज उसको डिराइव करने में एग्जाम में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। और इस तरह की जो प्लेट्स होती है इनको ये लोग टेक्निकल लैंग्वेज में रेडिएशन शील्ड्स कहते हैं, बिकॉज दीज आर द शील्ड्स जिसकी वजह से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कम हो रहा है। और कहीं भी अगर आप किसी बहुत अच्छे इंडस्ट्रियल लेवल के थर्मल इंसुलेशन बॉक्स को अगर कट करके देखोगे तो जो वैक्यूम फ्लास्क होता है उसके अंदर बहुत सारी आपको बहुत सारी पैरेलल शीट्स मिल जाएगी। इस तरीके से 10 20 40 50 शीट्स लगाते हैं, जितनी ज्यादा शीट्स लगाते हैं उसका कॉस्ट उतना ज्यादा होता है, उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा हो जाती है, ये बात है। तो ये एक छोटा सा फंडा था कि पैरेलल प्लेट्स का यूज करके किस तरीके से आप हीट फ्लो को कंट्रोल करते हो। और आगे चलते हैं, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है इसी चीज को, और वो हम देखेंगे आगे चलते हैं। देखो दूसरा अपन ये देखेंगे कि हीट फ्लो कंसेंट्रिक शेल्स के बीच में कैसे होता है, कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स के बीच में कैसे होता है। अगर हमें और एफिशिएंट इंसुलेशन बनाना है तो ये लोग स्फेरिकल शेल्स या सिलेंड्रिकल शेल्स का यूज करते हैं। जो फंडा हम स्फेरिकल में यूज करने वाले सेम सिलेंड्रिकल में भी यूज हो जाता है, सो देयर वोंट बी मच ऑफ अ डिफरेंस। हम स्फेरिकल को लेके चलते हैं अभी। सी होता क्या है कि जो आपके शेल्स आपके क्यूब या क्यूबॉइड के फॉर्म में होंगे, उसमें दिक्कत यह आती है कि कॉर्नर्स होते हैं, और कॉर्नर्स के जो बिहेवियर होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, वहां से कुछ हीट वीट फ्लो के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो देयरफॉर चीजें अगर सिमेट्रिक और थोड़ी सी और एफिशिएंट बना दी है तो ये लोग स्फेरिकल शेल्स की बात करते हैं। तो आप देख लो कि मान लो सपोज मेरे पास 2 स्फेरिकल शेल्स हैं, अभी हम ये देखने वाले हैं कि अगर इनका रेडियस है लेट अस से R1 R2, तो इनके बीच में हीट फ्लो किस तरीके से होता है ये देखने वाले हैं। नंबर 1 पहली चीज,
हम ये एज्यूम कर ही लेंगे कि ये दोनों के दोनों परफेक्टली ब्लैक हैं। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी बिहेवियर तो हम एज्यूम कर ही लेते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इसमें ऐसा कोई एजम्पशन नहीं करने वाले हैं दैट R1 इज मच लेस देन R2, इस तरह का कोई एजम्पशन नहीं करने वाले हैं। बिकॉज आप याद करो कि जब हमने देखा था कि एक कैविटी के अंदर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो अगर ब्लैक बॉडी एज्यूम कर ही लेते हो तो हमें फिर ये सब एज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि अंदर वाला ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है बाहर वाले के कंपैरिजन में। इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। बिना इसको एज्यूम किए डायरेक्टली रिजल्ट यूज करने का अधिकार रहता है दैट पावर का नेट फ्लो विल बी इक्वल टू सिग्मा ए T1⁴ माइनस T2⁴। ये दोनों के बीच में जो नेट फ्लो होता है ये रिजल्ट हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो पहली बात, अगर मान लो सपोज मेरे पास दो कंसेंट्रिक शेल्स है और उसमें मेरे को ये चाहिए कि इनके बीच में नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितना होगा, नेट थर्मल करंट कितना होगा। तो आप देख लो, इसको अगर मैंने T1 और इसको अगर T2 टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखा है, तो अच्छी बात यह है कि सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ता है कि अंदर वाले का एरिया कितना है, बाहर वाले के एरिया से हमें फर्क पड़ता ही नहीं है। तो पावर का नेट फ्लो यानी कि थर्मल करंट हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr1² T1⁴ माइनस T2⁴। पहली बात। तो छोटी सी बात इसमें एक तो यह है कि पैरेलल प्लेट्स की तरह दोनों के एरिया सेम नहीं हो सकते, लेकिन उससे हमें फर्क ही नहीं पड़ता है, बाहर वाले के एरिया से फर्क ही नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली इनके बीच में पावर का जो नेट फ्लो है, नेट थर्मल करंट आ जाएगा आपका इस तरीके से, पॉइंट नंबर 1। और यहां पे भी अगर मान लो सपोज मैं कहता हूं कि बीच में मैं एक रेडिएशन शील्ड टाइप की चीज और लगा दूंगा, मतलब सिचुएशन ये है अभी कि मेरे पास अंदर वाला स्फीयर और बाहर वाला स्फीयर, जो हॉलो स्फीयर शेल्स जो भी बोलना चाहो आप हैं, इनके टेम्परेचर्स तो मैंने वही मेंटेन करके रखे हैं T1 T2 पे। बीच में अगर मैं इनके एक पतला सा शेल और लगा देता हूं तो ऑब्वियसली उसका जो स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर आएगा वो कुछ T1 और T2 के बीच में आएगा। हमें नहीं पता कितना आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे वही निकालना है। एक तो नंबर 1 कि मान लो ये बीच वाले का टेम्परेचर कितना हो जाएगा स्टेडी स्टेट में, एक तो हमें ये निकालना है। और दूसरा, हमें अब ये भी पता है कि अगर इस तरह की रेडिएशन शील्ड्स लगा देते हो तो ये ओवरऑल जो थर्मल करंट होता है ये थोड़ा कम तो डेफिनेटली हो जाता है। तो दूसरी चीज हमें ये निकालनी है कि भाई अगर ओरिजिनल जो थर्मल करंट था वो अगर मान लो इतना था, तो अब ये शील्ड लगाने के बाद जो थर्मल करंट है वो कितना हो जाएगा, लेट अस से कि हमें ये निकालना है। और रेडियस में सारे वही ले लेता हूं। ये रेडियस R1 था, बाहर वाला रेडियस R2 है, और ये बीच वाला जो रेडियस है इस रेडियस को मैं बोल देता हूं लेट अस से R। R1 R2 R आपको गिवन है, T1 T2 भी गिवन है। हमें एक तो T निकालना है और हमें निकालना है कि अब ये नया थर्मल करंट कितना होगा। अब ये भी हमें पता है कि ये I1 और ये I2 तो सब इक्वल होते हैं, तो अब की बार मैं इसको I से ही डिनोट कर देता हूं। चलो अब ये थर्मल करंट जरा निकाल के देखते हैं, लेट अस सी। देखो सबसे पहले तो इसको आप ऐसे देख लो कि अगर मान लो सपोज अपने को ये वाला थर्मल करंट चाहिए, तो इस वाले थर्मल करंट के लिए अपन बोल सकते हैं कि ये ब्लू कलर का जो अपन ने शेल लिया है ये एक तरीके से एनक्लोजर है, कैविटी है एक तरीके से, और इसके अंदर हमने R1 रेडियस का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो हमें पता है कि किसी कैविटी के अंदर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो तो यहां से नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो होता है, थर्मल करंट जो होता है, ये हो जाता है सिग्मा इंटू एरिया ऑफ अंदर वाला ऑब्जेक्ट इंटू T1⁴ माइनस T2⁴। एरिया की वैल्यू भी मैं डाल देता हूं, एरिया हो जाएगा 4πr1²। ये हमने जो कैविटी वाला फंडा देखा था उसको हम यूज करते जा रहे हैं परफेक्टली ब्लैक ऑब्जेक्ट्स के लिए। ये थर्मल करंट हो जाएगा ये वाला। एक काम करते हैं, I1 I2 में मेंशन कर ही देता हूं, उससे थोड़ी सी क्लैरिटी और हो जाएगी लास्ट में। ये I1 I2 को अपन इक्वल तो कर ही लेते हैं, तो देयरफॉर ये I1 तो आप लिख सकते हो ऐसे। सिमिलरली अब आगे देखो कि ये ब्लू वाला जो ऑब्जेक्ट है, इस ब्लू वाले स्फीयर को देखो। ब्लू वाला स्फीयर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड इनसाइड अ कैविटी, जो आप जिसका रेडियस है आपका R2। तो इस वाले R2 वाले एनक्लोजर के अंदर अगर हमने ब्लू वाला ऑब्जेक्ट रखा है तो यू कैन इजीली सी कि अब यहां जो थर्मल करंट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू 4πr², और टेम्परेचर डिफरेंस तो T⁴ माइनस T2⁴। देखो हम सिंपल सा वही रिजल्ट यूज कर रहे हैं कि किसी कैविटी के अंदर अगर आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है एंड बोथ आर परफेक्टली ब्लैक,
तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है सिग्मा ए इंटू T1⁴ माइनस T2⁴, उसी को हम बार बार लगाते जा रहे हैं। बस एक बार ये बोल रहे हैं कि एक बार ये कैविटी है और ये ऑब्जेक्ट है पहली बार में, और दूसरी बार में ये कैविटी है और उसके अंदर ये ब्लू वाला ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से तो आप थर्मल करंट्स I1 और I2 तो लिख के रख लो। लास्ट में हमें पता ही है कि भाई I1 I2 इक्वल ही है, तो दोनों को चलो भाई कर देते हैं इक्वेट। दोनों को अगर आप इक्वेट कर देते हो I1 इक्वल टू I2 को, तो आप देख लो हमें I1 I2 इक्वेट करके T का वैल्यू फाइनली मिलने वाला है। सो इफ यू इक्वेट देम, यहीं से इक्वेशन से ही आप देख लो कि ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, और अगर ये सब कैंसिल हो जाएगा तो यू कैन इजीली सी कि अपने को मिल जाएगा R1² T1⁴ माइनस T⁴ इज इक्वल टू R² T⁴ माइनस T2⁴। ठीक है, जो भी इक्वेशन आ रही है बेसिकली हमें तो T का वैल्यू निकालना है। यू कैन इजीली सी कि ऑलमोस्ट अपना काम हो गया है। R1² T1⁴ प्लस R² T2⁴ डिवाइडेड बाय, आप देख लो दूसरे साइड में हो जाएगा R² प्लस R1²। ये अगर आप देखोगे तो आपको T⁴ की वैल्यू डेफिनेटली मिल जाएगी। ये बात है। तो इस तरीके से अगर आपको चाहिए तो बीच वाली प्लेट का स्टेडी स्टेट टेम्परेचर मिल जाएगा, और इसको चाहो तो थोड़ा सा आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। सी अगर मान लो सपोज ऐसा है कि दोनों शेल्स की थिकनेस ऑलमोस्ट इक्वल हो रही है, उनके बीच में बहुत जरा सा गैप है, ये जो सारे गैप्स है अगर ये गैप स्मॉल है तो ये स्ट्रेट हो या कर्व्ड हो उनसे फर्क नहीं पड़ता। जो पैरेलल प्लेट वाला रिजल्ट था वो मैच हो जाना चाहिए अगर ये गैप्स इनके बीच के बहुत स्मॉल होते जाते हैं। गैप स्मॉल होने का मतलब है कि अगर R1 और R1 R2 R ये सब अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाते हैं, उस केस में आप देख लो कि ये सब कैंसिल हो जाएंगे और आपको वही T1⁴ प्लस T2⁴ बाय 2 वाला रिजल्ट आपको वापस मिल जाएगा। और इस तरह से हमेशा स्मार्टली आपको रिजल्ट एज फार एज पॉसिबल क्रॉस चेक जरूर कर लेने चाहिए, किसी स्पेशल केस के साथ इधर मैच करके उधर मैच करके, वो दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि एटलीस्ट कुछ बिल्कुल हमने ब्लेटेंट मिस्टेक तो कुछ नहीं कर रखी है। तो देयरफॉर अगर यहां से मैच कर रहा है तो फिर ठीक ही होगा, और इस तरीके से आप स्टेडी स्टेट टेम्परेचर निकाल सकते हो बीच वाली प्लेट का। सिमिलरली लास्ट में अगर आपको थर्मल करंट I की वैल्यू निकालनी है तो यू कैन इजीली सी, अब कुछ बचा नहीं है इसमें, आप इस इक्वेशन के अंदर या इस इक्वेशन के अंदर किसी भी एक इक्वेशन के अंदर यहाँ पे ये T की वैल्यू उठा के डाल दो और कैलकुलेट कर लो, आपको नए थर्मल करंट की वैल्यू भी मिल जाएगी। लेकिन एज सच कोई बहुत ज्यादा ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा जो आपको एकदम से याद हो जाएगा या याद करने की जरूरत है। आप चाहो तो एग्जाम में कुछ वैल्यूज गिवन होगी तो आप निकाल के देख लेना, बट अदरवाइज यू डोंट रियली नीड टू मेमोराइज द न्यू थर्मल करंट। बिल्कुल ऐसा पैरेलल प्लेट जैसा नहीं होता। जैसे पैरेलल प्लेट में तो क्या था कि अगर दो प्लेट्स के बीच में एक तीसरी प्लेट रख दी तो थर्मल करंट सीधे आधा हो रहा था, या n प्लेट्स रख दी तो n+1 टाइम्स कम हो रहा था। ऐसा कोई सिंपल सा रिजल्ट आपका स्फेरिकल प्लेट्स के केस में नहीं आता है। तो अगर आपने 2, 3, 4 प्लेट्स लगा भी दिए तो इस तरह से इक्वेशंस लिख लिख के आपको जो भी बोला है वो आप आराम से निकाल सकते हो। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द सिचुएशन एज फार एज कंसेंट्रिक शेल्स आर कंसर्न्ड। और ये दो एप्लीकेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, पैरेलल प्लेट्स वाली भी और ये कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स वाली भी। इसके ऊपर एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछने की काफी प्रोबेबिलिटी रहती है, प्लस इसके एक्चुअल एप्लीकेशंस भी देखोगे तो काफी सारे रहते हैं। तो इसमें थर्मल रेडिएशन में बहुत सारी चीजें तो अभी हमने यहां तक देख ली। अब एक लास्ट छोटी सी चीज बचती है, उसके ऊपर चलते हैं। बट इसके पहले जितना हमने मेनली देखा है अभी, इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि यहां पे आप थोड़ा सा पॉज लो, और पॉज लेके आगे का वीडियो लेक्चर देखने से पहले यहां पे थोड़ा सा पॉज लेके खूब सारे मतलब 15, 20, 30 क्वेश्चन तो आप इधर उधर से थोड़े से सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लो। इतने कंसेप्ट को मास्टर करने के बाद फिर हम आगे चलेंगे। लेकिन गुड न्यूज इज दिस कि रेडिएशन का मेन काम यहाँ तक 90-95% काम हो चुका है। हमारा एक छोटा सा बस कंसेप्ट बचा है जिसको कुछ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ टाइप का कुछ बोलते हैं, वो अभी अपने को देखना है। उसके बाद रेडिएशन का काम भी पूरा हो जाएगा। बट यहाँ पे तक जितना पढ़ा है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद ही फिर आप अगले पार्ट के ऊपर जाओगे। तो चलो उसको आप प्रैक्टिस कर लो एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट।